Okay, students, in question number 8, a carom board 4 feet by 4 feet square has the queen at the center, and the queen hit by the striker moves to the front edge and rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of the displacement of the queen, A from the center of the front edge, B from the front edge to the hole, and C from the center to the hole. उसका डायग्राम देख लेते हैं पहले. सपोज यहाँ पर आपकी क्वीन है एट द सेंटर एंड द डायमेंशन ऑफ दिस कैरम बोर्ड इज़ 4 feet by 4 feet. Okay, so it hits the front edge, so this is your front edge, and this is your striking edge. ओके तो ये यहाँ पर कहीं पर टकराती है और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पर चली जाती है. ओके, so first of all we have to find the magnitude of this displacement, and then the magnitude of this displacement, and the magnitude of this displacement from the queen initial position to the final position. ओके तो अगर हम देखें यहाँ पर मैं इसको O लिख देता हूँ, इस पॉइंट को. यहाँ पे दो ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं. इसको मैं बोल देता हूँ A, इस पॉइंट को बोलता हूँ B, दिस इज़ योर C एंड दिस इज़ योर D. सो इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल ACB अगर आप ध्यान से देखें, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सॉर्ट ऑफ लग गया है. यहाँ पर नॉर्मल है, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड दिस इज 90 एंड दिस इज 90, so it means these two triangles are similar to each other because all the three corresponding angles are equal. So we can write in triangle ADO and triangle ACB, okay, all corresponding angles are equal. Therefore triangle ADO is similar to triangle ACB. ओके, हमने इसको ऐसा क्यों किया देखते हैं. सो यहाँ पर हमको ये निकालना है. ठीक है, सो व्हाट वी नो, हमको AD पता है और हमको AC पता है. AD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 4, दैट इज़ 2 feet, and AC is 4 feet. Now in order to find the magnitude of AO हमको DO पता होना चाहिए. ओके, तो सपोज DO को मैंने मान लिया कि वो x है, DO मान लेते हैं x है. सो लेट DO इक्वल्स टू x. सो इफ़ यू अप्लाई द सिमिलर ट्राइंगल्स, तो हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में द साइड्स रेशियो आर प्रोपोर्शनल, तो वी कैन राइट DO बाय BC, ठीक है, इज इक्वल्स टू AD बाय AC. AD आपको पता है कितना है, 2 है. AC इज़ योर 4, सो इट कम्स आउट टू बी 1/2. सो वी कैन से योर BC विल बी ट्वाइस ऑफ OD और इट इज़ इक्वल्स टू 2x. तो यहाँ तक हमको पता चल गया इतना कि ये 2x के बराबर है. अगर ये x है तो ये 2x के बराबर है BC. सो नाउ इन ट्राइंगल वन मोर थिंग, BC प्लस DO यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर होगा, 2 feet के बराबर. अगेन BC प्लस DO इज इक्वल्स टू 2 feet.
BC आपका x है, DO आपका 2x है, so it will be this. So x comes out to be 2/3 feet. तो हमको x मिल गया. Now in triangle ADO we can apply Pythagoras theorem. So your AD square plus DO square is equals to AO square. और हमें AO निकालना है फर्स्ट पार्ट में. So the square root of AD square, AD is 2 feet, DO हमारा है, DO basically your x है, यहाँ मैं DO लिख देता हूँ, it is 2/3 feet. So when we solve this, आप यहाँ पे 2/3 स्क्वायर को कॉमन ले लो, so it comes out to be 2/3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर आपका 10, that many feet. So AO will be this. So this is the answer of the first part. ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल. सो इसको निकालने के लिए वी कैन अप्लाई अगेन पाइथागोरस थ्योरम. सो AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AB विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दैट. AC आपका है 4 feet and BC is twice of x, so it will be 4/3. And from here we can take 4/3 square as common, so what we'll have this. So this is the answer of B part. And in the last part we have to find from center of the hole, from the center to the hole, this distance. तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इट इज़ द हाफ ऑफ द डायगोनल, और डायगोनल होता है √2 टाइम्स द साइड, और अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ बाय 2 तो यू विल गेट 4/√2. सो सी पार्ट, ये तो आपका बी का हो गया. सी पार्ट में OB विल बी half of diagonal. Okay, और इसको लिख सकते हैं OB will be half of 4√2, so it comes out to be 2√2 feet. So this is the answer of C part. Okay students, in question number 9, a mosquito net over a 7 feet by 4 feet bed is 3 feet high, and the net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito, and taking the hole as the origin and the length of the bed as the x-axis and its width as the y-axis and vertically upward as the z-axis, write the components of the displacement vector. देखते हैं बच्चों, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 9. So the length is taken as x-axis. So suppose this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis. So suppose this is the length and something like this. Okay, so mosquito enters from here, from the origin, and moves directly to the opposite corner, diagonally opposite corner. तो आपको गिवन है दिस लेंथ is 7 feet and the width is 4 feet and the height is 3 feet.
So first of all we have to find the magnitude of the displacement. तो बच्चों in case of a cuboid the body diagonal is equals to root 3 sorry is the body diagonal is equals to, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, body diagonal is equals to square root of L square plus B square plus H square. ओके तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 7 square plus 4 square plus 3 square, so it comes out to be 49 plus 16 plus 9, so it will be equals to 25, and here your 74, so root 74 feet is the magnitude of the displacement. So this is your first part. In the second part we have to find the components of the displacement. तो component of the displacement क्या होंगे? देखो बच्चों, अगर हम x यहाँ पर हमें यहाँ पहुँचना है तो पहले आप यहाँ पर मूव करें in the x direction, and then you can say you can move in this direction along the y, and then you can move along the z direction. So the component of the displacement will be, x component will be 4 so if not 4, x component will be equals to 7 feet, y component will be equals to 4 feet, and z component is equals to 3 feet. Okay students, so this is the answer of question number 9. In question number 10, suppose vector A has a magnitude 4.5 unit due north. What is the vector 3a and minus 4a? So in question number 10 हमको एक vector A given है और इसका जो magnitude है that is equals to 4.5 unit, and the direction is towards north. Okay, so we have to find like what is the vector 3a. जो 3a वेक्टर है, जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 टाइम्स हो जाएगा. तो अगर a का मैग्नीट्यूड 4.5 है तो 3a का मैग्नीट्यूड विल बी 3 टाइम्स 4.5 होगा, विच विल बी 13.5 यूनिट्स. एंड इसकी जो डायरेक्शन है, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी एंड दैट इज पॉजिटिव, इन दैट केस द डायरेक्शन डज नॉट चेंज, सो 3a वेक्टर इज ऑल्सो इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो उसका मैग्नीट्यूड विल बी 13.5 एंड द डायरेक्शन विल बी नॉर्थ. एंड b में यू हैव माइनस 4a, so now you are multiplying your vector with a negative scalar number. In this case the magnitude will be 4 times the magnitude of a, so it will be 18 units. So when we multiply a vector with a negative number with a negative scalar quantity, then its direction reverses. So जो minus 4a vector होगा it will be towards south. So this is the answer of question number 10. In question number 11, the vector has magnitudes 2 meter and 3 meter, and the angle between them is 60 degree. Find the scalar product of the two vectors and the magnitude of their vector product. In question number 11, you have given two vectors. Let's say a vector, it has a magnitude of 2 meter, b vector, it has a magnitude of 3 meter, and the theta is the angle between them, and it is also given 60 degree. Now in the first part we have to find the dot product or the scalar product, and you know it is equals to a b cos theta, where a b are the magnitude of a and b. So it will be 2 into 3 into cos 60 degree, so it comes out to be 3 meter square. ठीक है, so it comes out to be 3 meter square. And the b part we have to find the magnitude of cross product. So magnitude wise it will be a b sine 60 degree, so it will be 2 into 3 into
your sin 60 is root 3 by 2, so it will be 3 root 3 meter square. So this is the answer of question number 11. In question number 12, we have given 6 vectors, okay, and they are forming a regular hexagon and they are connected in a particular order जो हमको दिख रहा है. Write the x components of the vectors represented by the 6 sides taken in order. एक ऑर्डर में हमने लगाया हुआ है. यूज़ द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 6 वेक्टर्स इज 0. अब आप अगर पॉलीगन लॉ लगाओगे तो आप कह सकते हो कि जो इनका रिजल्ट है दैट विल बी 0. कोई भी अगर क्लोज्ड फिगर बनती है विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर एंड ऑल द वेक्टर आर कनेक्टेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, in that case the resultant is 0. So using the fact that resultant of this vector is 0, prove that cos 0 cos pi by 3 up to cos 5 pi by 3 is equals to 0, and use the known cosine values to verify the result. So first of all we have to take the x component of all these vectors. Since the resultant is 0, so the x component as well as y component of the resultant will be 0. So what we'll do, first of all we take the x components. In question number 12, first of all draw the figure. So this is your vector a1, a2, a3, a4, this is your a5 and then a6. The angle between these two vectors is 60 degree, and your a3 vector makes an angle of 120 degree with the x direction, and your a4 vector makes an angle of 180 degree with the x direction, and a5 vector makes an angle of 180 plus 60, that is 240, and your a6 vector it makes an angle of 300 with the x-axis, and this makes 0 angle with the x-axis. So हमको पता है कि जो x component होता है that is the magnitude of the vector times the cosine of the angle which it makes with the x-axis. तो यहाँ पर आपका जो x components हो जाएगा, x component of resultant will be, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, आपको गिवन है a1 is equals to a2 is equals to a3 is equals to a4. तो all have the same magnitude, तो इन सभी को मैंने a के बराबर लिख दिया. So a, तो इसका एंगल इज 0, तो आई कैन राइट cos 0. a2 वेक्टर जो है उसका एंगल इज 60 डिग्री, एंड 60 इन टर्म्स ऑफ रेडियंस इज पाई बाय 3. ओके, एंड 120 a3 वेक्टर 120 जो है दैट इज़ 2 पाई बाय 3. सिमिलरली योर 180 इज़ पाई या 3 पाई बाय 3, एंड your 240 will be 4 pi by 3, and your 300, the component of your a5, sorry, so a5 will be 5 pi by 3, sorry, a6 has an angle 300 with the x-axis, so it will be 5 pi by 3. So this thing has to be 0. So a is a positive number, so this quantity has to be 0. तो यहाँ से प्रूव हो गया cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 plus cos 3 pi by 3 plus cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3 is equals to 0. So यहाँ पर तो हमने इससे प्रूव कर दिया. Now we have to verify this with mathematics. तो आपको पता है cos 0 is 1 and
cos 60 is 1 by 2, and cos 120 is minus 1 by 2, and cos pi is minus 1, and cos 240 is minus 1 by 2, and cos 300 is प्लस 1 by 2. सो ये कैंसिल हो गया का -1 माइनस +1 से कैंसिल हो गया, और ये सो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 0. तो इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव गिवन टू वेक्टर्स a and b. फाइंड द एंगल बिटवीन देम. ओके, so in question number 13 a vector is given as 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and b vector is given as 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. तो बच्चों जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है और आपको यूनिट वेक्टर नोटेशंस में वेक्टर्स गिवन है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो बाय डॉट प्रोडक्ट दैट a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस फार्मूला. तो डॉट प्रोडक्ट इनका क्या होगा, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग x कॉम्पोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, y कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, z को मल्टीप्लाई करना है, उन सभी को ऐड कर देना है. तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5. ओके, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपको पता है कैसे निकालते हैं. तो यहाँ नीचे निकाल लेते हैं. a का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो इट कम्स आउट टू बी 4 प्लस 9 प्लस 16, सो रूट 29. and magnitude of b will be 3 square plus 4 square plus 5 square, so it will be 9 plus 16 plus 25, so it will be root 50. so root 50. so बच्चों ये आपका आ जाएगा 6 plus 12 plus 20, so it will be 38 divided by root 1450. So it will be 38 upon root 1450. So the theta will be cos inverse of 38 divided by root 1450. So this is the answer of question number 13. Okay, in question number 14, prove that a dot a cross b equals to 0. A dot a cross b equals to 0. We have to prove that. तो बच्चों हमें पता है कि जो a क्रॉस b होता है, your a cross b is perpendicular to both a as well as to b. So if a cross b is perpendicular to a, so the dot product will be 0. ठीक है, so dot product between two perpendicular vectors is 0, hence proved. So this is the solution of question number 14. In question number 15, we have given two vectors and we have to find the cross product between them. So question number 15, a vector is given as 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and b vector is given as 4i cap plus 3j cap plus 2k cap. तो बच्चों जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो वी कैन यूज़ डिटर्मिनेंट. So your a cross b can be written as I cap, j cap, k cap. Here is 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 4, 3, 2. ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले I को लेते हैं.
जब आई को देखते हैं तो आप इसका जिस कॉलम में लाया करता है और जिस रो में लाया करता है उसको आप हाइड कर दो। फिर आप इस चीज़ को देखो, ये 4 नंबर नज़र आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4, देन नेगेटिव साइन लगाओगे, देन योर जे कैप। फिर जिस जे कहाँ लाई कर रहा है, इस कॉलम में और इस रो में, इसको हाइड करेंगे तो आपको ये और ये नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 इंटू 4, एंड देन के कैप निकालेंगे। तो के जिस कॉलम में लाया करता है, जिस रो में लाया करता है, उसको हाइड कर देते हैं और ये आपको 4 नंबर नज़र आ रहे हैं। तो अगेन क्रॉस करोगे 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3, so it comes out to be 6 minus 12, so minus 6 I cap, 4 minus 16, ठीक है, प्लस 4 minus 16 minus 12 plus 12 J cap, and 6 minus 12, okay, minus 12 K cap. Okay student, so this is the solution of question number 15. 6 minus 12, oh sorry, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पर आपका 6 है, it will be 6 K cap. So this is the solution. In question number 16, A, B and C are mutually perpendicular vectors. Show that C cross A cross B is 0. Is the converse true? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन है, जैसे हमारी एक्स वाई जेड डायरेक्शंस होती हैं। शो दैट ये आपका ज़ीरो है, और फिर हमने क्या कन्वर्स प्रूव करना है, इफ़ दिस इज़ ज़ीरो यू हैव टू प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलो उसको वन बाय वन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी आर mutually perpendicular, so it means if this is A and this is B, then you can say this is C, something like this, and the angle between them will be 90, so they are mutually perpendicular. So if we see C cross A cross B, your A cross B is perpendicular to the plane of A and B, so it must be parallel to C. इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसी डायरेक्शन में होगा। A क्रॉस B करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ C, so we can say A cross B is parallel to C. So if A cross B is parallel to C, so the angle between them will be 0 or 180. So in that case the sine 0 or sine 180 is 0, so it comes out to be 0. Hence C cross A cross B is 0. Okay, so it will be null vector. अब in the converse case, अब आपको बोल दिया कि अगर सेकेंड पार्ट जो है, if C cross A cross B is 0, ओके। तो बच्चों अगर ये 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि A और B के बीच में एंगल आपका 90 का होना चाहिए। इफ़ देर इज़ एनी अदर एंगल, मान लो कि समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज़ योर A and this is your B and say this is your C vector. So the angle between them is theta, say some acute angle. Still the A cross B vector will be parallel to C. If the plane of A and B vector is perpendicular, if this C is normal to the plane of A and B, even in that case if the angle is not 90, the A cross B vector still lies in the direction of C, means parallel to C. So even in this case your this condition satisfies, so we can say it is not necessary that they are mutually perpendicular.
Okay, so in this case will be no, it is not possible. मतलब it is not always true कि these has to be mutually perpendicular, so it is not a necessary condition. So this is the solution of question number 16. In question 17, a particle moves on a given straight line with a constant speed v. At a certain time, it is at a point P on the straight line path. O is a fixed point. Show that OP cross V is independent of the position of P. Okay students, तो यहाँ पर आपको given है कि in question number 17, so a particle is moving along a line. Say यहाँ पर particle है and this is its velocity, and say O is a fixed point somewhere here. When the particle was at P, okay, so we have to show कि this OP vector, if we draw, OP cross V is independent of the position of P. मतलब अगर आप P को यहाँ पर लेते हैं, चाहे यहाँ लेते हैं या किसी भी जगह पर लेते हैं, OP cross P, OP cross V has the same value. तो देखते हैं ऐसा क्यों. So let us see, this angle is theta. So let the angle between this OP vector and the velocity vector is theta. So OP cross V. If you see, this OP cross V is perpendicular to this plane. This vector will be into the plane, sorry. OP cross V will be into this plane. So if we take position of P anywhere on the line, the direction of OP cross V does not change, it will remain into the plane. So first of all, the direction of OP cross V, direction of OP cross V is independent of location of P on line. Now let us see what is the magnitude of this cross product. So it will be OP V sin theta. So this angle is theta and this is your OP magnitude. So sin theta will be the perpendicular distance of the line from the fixed point O. So this length will be OP sin theta. Since this is a fixed point and this is a fixed line, तो इनके बीच में जो perpendicular distance है it does not change, तो वो तो हमेशा constant रहेगा. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OP sin theta into V. Now V is constant, your OP sin theta is constant, so it means the magnitude of OP cross V is constant. So it is independent of the location of P. So we can say magnitude is independent of the location of P. Therefore, OP cross V is independent of location of P. So this is your question number 17. In question number 18, the force on a charged particle due to electric and magnetic fields is given as this. Okay, इसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, ये आप +2 में पढ़ोगे. सपोज E is along the x-axis and magnetic field is along the y-axis. In what direction and with what minimum speed should a positively charged particle be sent so that the net force on it is 0. देखते हैं इसको. In question number 18 आपको given है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is in the positive x direction and your magnetic field is in the positive y direction. So this is your z direction. तो इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है. और अब अगर आप देखें द एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. द फोर्स इज
q into e vector plus q v cross b. So this quantity अगर उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है देन दीज टू वेक्टर हैज़ टू बी ऑपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों ऑपोजिट होने चाहिए तभी उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होगा. कभी भी किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो तभी हो सकता है व्हेन बोथ द फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ हैज़ टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर ये वेक्टर देखें, दिस वेक्टर इज़ अलोंग, सिंस द क्यू इज़ पॉजिटिव, क्यू ई इज़ अलोंग positive x axis. Okay, so if q is along positive x, then qv cross b has to be along negative x axis so that they can cancel out each other. तो इसको नेगेटिव पर लाने के लिए इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगानी है तो v क्रॉस b, सो v हैज़ टू बी इन द पॉजिटिव z. तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं v से b की तरफ यू विल गेट योर दिस वेक्टर इन द नेगेटिव x डायरेक्शन. सो v हैज़ टू बी इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन. सो v हैज़ टू बी इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन एंड इनका जो मैग्नीट्यूड है, अब देखो v इस डायरेक्शन में, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी. यहाँ पर मैं साइन थीटा लिख देता हूँ अभी फॉर अ टाइम बिंग. अभी मान लेते हैं कि हमको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में एग्जैक्ट. अगर किसी और एंगल पर भी होता, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द बी, इवन इन दैट केस द फोर्स विल बी इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो अभी इसको मान लेते कि अभी हमको ये नहीं पता है. तो यहाँ से इफ़ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ योर v, so v will be e upon b sin theta, and the question we have to find the minimum speed. Since sin theta जो है that is always less than or equals to 1, तो जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी then we have a minimum value, so v minimum will be e by b. So वो कब होगा when theta is equals to 90 degree. It means the angle between the velocity and the b has to be 90. Okay, so the minimum value will be this and it should be projected in the direction of positive z axis. So this is the answer of question number 18. Okay, in question number 19, give an example for which a dot b is equals to c dot b but a is not equals to c. A vector is not equals to c. इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर योर 19. a डॉट b इज इक्वल्स टू c डॉट b एंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू c. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस c डॉट b इक्वल्स टू 0, समथिंग लाइक दिस. तो इसका मतलब जो a माइनस c है इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू b टू मेक द डॉट प्रोडक्ट 0. तो यहाँ से हमको मिल गया जो a माइनस सी है इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. तो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं जो b वेक्टर है दैट इज़ अलोंग से पॉजिटिव x डायरेक्शन, इसको मैंने आई कैप ले लिया, मैं यहाँ बना लेता हूँ. सो दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ योर y एक्सिस. सो योर b वेक्टर इज़ अलोंग दिस डायरेक्शन. ओके, एंड से योर a is in this direction and your c is in this direction. Let us say your a vector is 2j cap and your c vector is minus j cap. So a minus c will be 2j cap minus of minus j cap, so it will be 3j cap. So it means 3j cap will be perpendicular to I cap, so we can say
तो यहाँ पर आपका ए और सी मैंने अलग वैल्यूज़ ले ली हैं. स्टिल it satisfies this result. So this is your answer for the question number 19.